नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज मुद्दा तो है, में बात होगी उस मुद्दे की जिसने मध्य प्रदेश की सियासत में इलेक्शन के बाद सबसे बड़ा एक्शन पैदा कर दिया है। मुद्दा है यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता। कल तक जो चर्चा गलियारों में थी, आज वो सरकारी कागजों पर आ गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई है, लेकिन कमेटी के बनते ही प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मोर्चा खोल दिया है। उनका सीधा आरोप है कि सरकार पिछले दरवाजे से दलितों और आदिवासियों के अधिकारों पर डाका डालना चाहती है। बहस शुरू करने से पहले कुछ ठोस तथ्य जो आपको जानना जरूरी है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने 6 सदस्यीय हाई पावर कमेटी बनाई है, जिसके पास ड्राफ्ट करने के लिए मात्र 60 दिन है। उत्तराखंड में लागू यूसीसी की धारा 2 स्पष्ट रूप से कहती है कि यह कानून अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगा। और तथ्य यह भी है कि गुजरात विधानसभा में हाल ही में पारित बिल में भी आदिवासियों को सुरक्षा दी गई है। और एक खास तथ्य यह भी है कि विपक्ष का दावा है कि अनुच्छेद 342 के तहत मिली सुरक्षा को यह कानून कमजोर कर सकता है। तो आज इसी पर करेंगे बहस, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। यूसीसी पर फिर घमासान, सियासत का बढ़ रहा तापमान। मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर सियासत गर्मा गई है। मोहन सरकार ने जैसे ही इस बड़े और संवेदनशील मुद्दे पर हाई पावर कमेटी का गठन किया, विपक्ष ने बिना वक्त गवाए इसे विवाद का मुद्दा बना दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस कमेटी को अभी सिर्फ सुझाव जुटाने और ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है, उसकी रिपोर्ट आने से पहले ही आरोपों की बौछार शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने तो यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। साथ ही दलित और आदिवासी समाज को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब अभी तक कोई ड्राफ्ट सामने ही नहीं आया, तो फिर ये आशंकाएं किस आधार पर खड़ी की जा रही हैं? मैंने पहले भी कहा था कि यूसीसी को लेके आपने कमेटी तो बनाई, क्या 7 लोगों की कमेटी इस मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगी कि मध्य प्रदेश के लोग तय करेंगे कि कौन यूसीसी में होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए? मैं समझता हूं कि आम राय लेना चाहिए। वो दलित आदिवासियों के लिए सरकार ने अभी तक स्पष्ट नहीं करा क्या यूसीसी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सरकार क्यों चुप बैठी है? क्या पीछे के दरवाजे से इस यूसीसी के बिल के अंदर दलित आदिवासियों को लेना चाहती? इससे लगता है कि सरकार दलित और आदिवासियों के खिलाफ है। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब किसी बड़े सुधारात्मक कदम पर कांग्रेस ने पहले से ही शंका का माहौल बनाने की कोशिश की हो। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुद्दे की गंभीरता से ज्यादा उसे जातीय और सामाजिक एंगल देकर सियासी जमीन तैयार करने की रणनीति अपनाई जा रही है, ताकि भ्रम की राजनीति के जरिए सरकार को घेरा जा सके। लिहाजा बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है कि इस देश में एक रूपता के लिए यूसीसी जरूरी है। इस देश की एकता अखंडता को चिरस्थायी रखने के लिए यूसीसी जरूरी है। इस देश में एक संविधान होना चाहिए, हर व्यक्ति के अधिकार और हर व्यक्ति को विकास के अवसर एक जैसे मिलने चाहिए, और इसलिए यूसीसी बहुत जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाई है, निर्णय जो उसकी पूरी स्टडी होगी उस हिसाब से आगे इसमें कदम बढ़ाए जाए। अब देखिए, जो विरोध कर रहे हैं वो फिर पाकिस्तान चले। इस देश में रहना है तो एक रूपता के साथ रहना होगा। क्यों धर्म के आधार पर अलग अलग हम कानून बनाए? ये किस देश में है? उत्तराखंड और गुजरात में यूसीसी लाया जा चुका है। उम्मीद की जा रही है अब मध्य प्रदेश भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन विपक्ष इस प्रक्रिया के पूरा होने से पहले ही सवालों की सियासत करने में जुट गया है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। एक तरफ सरकार प्रक्रिया, संवाद और संविधान के दायरे में रहकर बड़ा बदलाव लाने की बात कर रही है,
तो दूसरी तरफ विपक्ष बिना तथ्य और बिना इंतजार के आशंकाओं का माहौल खड़ा कर रहा है। अब देखना होगा कि जनता तथ्य आधारित पहल पर भरोसा करती है या फिर आरोपों और आशंकाओं की राजनीति पर। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा शुरू करें, लेकिन उसके पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या यूसीसी वाकई आदिवासियों की परंपराओं के लिए खतरा है या यह सिर्फ एक सियासी डर है? दूसरा सवाल, जब उत्तराखंड और गुजरात ने आदिवासियों को छूट दे दी है तो एमपी में विपक्ष को डर किस बात का है? और तीसरा सवाल, क्या दलितों को इस मुद्दे में खींचना केवल वोट बैंक की राजनीति है? तो चलिए इन्हीं सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुप्ता, कांग्रेस नेत्री समृद्धि श्रीवास्तव और वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला। बहुत स्वागत है आप तीनों का। तो समृद्धि जी, सबसे पहले आप ही के पास कि उत्तराखंड में हाल ही में यूसीसी लागू हुआ है और उत्तराखंड में आदिवासियों की जनसंख्या मात्र 2.9% है। जब 2.9% आदिवासियों को यूसी से बाहर रखा गया है, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है उमंग सिंगार को या कांग्रेस को कि 21% आदिवासियों को मध्य प्रदेश में यूसीसी में रख देंगे? और दूसरा, जिन दलितों की बात हो रही है, तो दलित समुदाय तो पहले से जो हिंदू पर्सनल लॉ का हिस्सा है और यूसीसी से ना उस दलित के आरक्षण पर कोई असर पड़ने वाला है, ना उसकी पूजा पद्धति पर कोई असर पड़ने वाला है। नमस्कार मेरा सभी को। मनोज जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो यूसीसी है, ये एक सामाजिक मुद्दा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हर समुदाय का अपना स्टेक होल्ड है, और ऐसे मुद्दे पे अगर हम डिस्कशंस नहीं करेंगे, डिबेट नहीं करेंगे, तो हम हम किसी भी तथ्य पर आ सकते हैं। ये जो इसीलिए तो हम कर रहे हैं। है, क्या ये कमेटी ऐसे हमें ऐसी कैसे कमेटी बना सकते हैं जिसमें रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि यूसीसी जो है वो लागू करने के लिए हर प्रकार के लोगों का उसमें कॉन्सेंस जरूरी है। हर प्रकार के लोगों का उसमें हमको उनका रिप्रेजेंटेशन हो, ये जरूरी है। इसलिए और ये आर्टिकल 25 के लिए भी ये बहुत बड़ा खतरा है। बिकॉज जब हम भारत की बात करते हैं, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय की बात करते हैं, भारत एक ऐसा देश है जिसमें अलग अलग प्रकार की भाषा है, अलग अलग प्रकार की परंपराएं है। तो इस पे ये साफ साफ इट इज अटैक टू द इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया एंड नहीं, ये जाति से जुड़ा मुद्दा नहीं है ना मनोज जी। ना ये कहना कि आप जो रिप्रेजेंटेशन की बात हम कर रहे हैं, जो कमेटी बनाई जा रही है, क्या उसमें सब प्रकार के लोग जोड़े जाएंगे? क्या उसमें दलितों से बात पूछी जाएगी? क्या उसमें जो अलग अलग शोषित वर्ग है, क्या उनको भी बोलने का मौका मिलेगा? सवाल तो ये है ना। अभी से आपको शंका क्यों है? क्योंकि अभी तो 60 दिन में कमेटी रिपोर्ट देगी। ऐसा तो है नहीं कि 61वें दिन वो कानून बन जाएगा। गुजरात ने लगभग 1-2 साल हो गए उनको, उन्होंने भेजा हुआ, राष्ट्रपति ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। उत्तराखंड में इतने लंबे समय बाद हुआ है। सीए एनआरसी भी हमने देखा था, करोड़ों लोगों की राय ली गई थी। तो अभी से आपको शंका क्यों है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। मनोज जी, बात ये है कि कांग्रेस की विचारधारा के हिसाब से हम हर प्रकार के वर्ग को आगे लेके बढ़ने की हमारी विचारधारा है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो कमेटी है उसमें भी उनका रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि मध्य प्रदेश इट्स नोन, हमारा जो ट्राइबल हेरिटेज है उसके लिए इतना ज्यादा फेमस है। तो उस पर तो खंडन होगा ना अगर ये जो वही तो कह रहा हूँ, आदिवासियों की तो बात ही नहीं हो रही है ना इसमें रखने की। पर तो फिर क्यों नहीं है? कमेटी पे उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना। और उनको इससे अलग भाई क्यों आप बताइए कि समृद्धि एक शादी कर सकती है, पिता की संपत्ति में उसको हिस्सा मिल सकता है, तो सुल्ताना का क्या कसूर है कि उसका पति 4 शादियां कर ले? उसको हलाला से भी कभी कभी हो सकता है ऐसी स्थिति ना बने, गुजरना पड़े। 3 तलाक से भी उसको गुजरना पड़ता था, वो कम से कम उस पर काबू लग गया है। उसको पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा ना मिले, तो ये हम कैसा समाज बनाना चाह रहे हैं? कांग्रेस यूसीसी के खिलाफ नहीं है, पर जिस तरीके से थोपा जा रहा है। अरे अभी तो ड्राफ्ट ही नहीं बना है ना, अभी थोपने की बात कहाँ से आ गई है? सर, बात ये है कि हम जब यूसीसी जैसा हम इतना नाजुक कानून देखते हैं, तो हमको ये बात समझनी चाहिए
कि ये जो है इसमें हर प्रकार का रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। ये तभी नहीं हम तो इसके अभी तो खिलाफ कानून बना कैसे ही नहीं जिस है, अभी तो तरीके से कमेटी बनी कि है, एक कमेटी एक सुझाव देगी। सोच, एक विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, या ये हम देखें कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी को टारगेट करने की इसमें बात की जा रही नहीं है। ऐसा आपको क्यों लग ये रहा है? अच्छे से इसमें, नहीं क्योंकि ऐसा आपको क्यों लग आप रहा है? मुझे बताइए रिप्रेजेंटेशन आप अच्छा कमिटी अच्छा, एक मिनट समृद्धि की जो ये बात, बताइए कि किस कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है आपके हिसाब से यूसीसी के माध्यम से? दलितों को अलग क्यों रखा गया है आप अरे मुझे दलितों को तो बताइए। वैसे ही मैंने कहा ना, वो तो हिंदू कोड बिल का हिस्सा है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हाँ, तो बनाया क्या था। उसमें भी आप चेंज लाएंगे? क्या उसमें भी इतने, आप मुझे बताइए ऐसी वेग बातें हम कैसे कर सकते हैं? क्या आप हिंदू कोड बिल में भी चेंज लाएंगे? क्या जो ट्राइबल लोगों की परंपरा है, क्या आप उसमें भी चेंज लाएंगे तो यूसीसी वो के तो उसकी बात ही नहीं हो तहत? रही ना। चलिए मैं बात तो जवाब ले ये लेता है हूँ। ना। योगेश जी, आप वो सीधा सीधा आरोप है कि आप हिंदुओं के आड़ में आदिवासियों को, दलितों को निशाना बनाना चाह रहे हैं। हालांकि ये बात हो रही है कि कांग्रेस लेकिन ये कहती है कि आपका असली निशाना मुस्लिम है, लेकिन समृद्धि जी ने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं कर देता हूं। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा मनोज भाई। कांग्रेस पार्टी डायरेक्ट अल्पसंख्यकों को कोड नहीं करते हुए आदिवासी एससी एसटी वर्ग को इस चर्चा से जोड़कर अपने उस आरोप से बचना चाहती है कि तुष्टीकरण की राजनीति। एक बात। दूसरी बात, यूसीसी मतलब समान नागरिक आचार संहिता, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यह है कि विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकारी जैसे कानूनों में भेदभाव समाप्त हो बिल्कुल। और सबको एक जैसा कानून मिले, ये इसका उद्देश्य है। और इस पर चर्चा की बात हमारी छोटी बहन समृद्धि ने करी, तो आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और सरदार पटेल जिस संविधान सभा में थे, उस संविधान सभा में यूसीसी का बिल रखा गया था और 5-4 के बहुमत से बिल्कुल। ये उस संविधान सभा में बिल पास हुआ था। तो संविधान तो 75 सालों से इस विषय पर चर्चा तो 75 सालों से चल रही है। तो ये कहना गलत है कि इस पर चर्चा नहीं हुई। ये कहना भी गलत है कि इसमें आदिवासी एससी एसटी वर्ग को अलग इनके हितों को नहीं साधा जाएगा, जबकि 2 राज्यों में ये कानून लागू हो चुका है, वहां हमारे आदिवासी भाई बहनों को इससे बाहर रखा गया है। निश्चित रूप से ड्राफ्ट कमेटी 60 दिन में अपना जो विवरण प्रस्तुत करेगी, उसके बाद दावे आपत्ति भी आएंगे, विधानसभा में भी चर्चा का सत्र होगा। तो बिना लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से तो ये बिल एकदम से पास नहीं होगा। लेकिन उमंग सिंघार जो नेता प्रतिपक्ष के दायित्व का जो लोकतांत्रिक तरीके से परिपालन करना चाहिए, उससे भिन्नता रखते हुए अनेकता में एकता वाला हमारा देश और उसको सामाजिक समरसता में बांटने का अथक प्रयास करती हुई कांग्रेस। लेकिन एक सवाल ये भी नहीं योगेश जी कि क्या इतने जी। बड़े कानून के लिए 60 दिन का समय मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में पर्याप्त है? नहीं, 60 दिन का, देखिए मैं आपके माध्यम से जानकारी दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। 60 दिन का समय ड्राफ्ट कमेटी के लिए। जी इसीलिए कह रहा हूँ कमेटी कि 60 दिन में क्या वो सारे तथ्यों पे बात हो जाएगी, उसमें जो आशंका है उनका निराकरण हो जाएगा? उसके बाद वो ड्राफ्ट चर्चा में लाया जाएगा, विधानसभा में भी, कैबिनेट में भी। उसमें जो संशोधन की जरूरत होगी वो भी किए जाएंगे। जैसा कि बतौर उदाहरण, उत्तराखंड में जब ये जनवरी 2025 में लागू हुआ, लेकिन पास विधानसभा उत्तराखंड में कब हुआ? फरवरी 2024 में। 1 साल पहले वो बिल पास हुआ, 1 साल तक वो लागू नहीं हुआ, 1 साल बाद लागू हुआ। तो ठीक उसी परिपाटी का पालन करते हुए मध्य प्रदेश में भी ये बिल लाने की मंशा डॉक्टर मोहन यादव सरकार की है। और इसमें निश्चित रूप से हमारे अल्पसंख्यक बहनों का, महिलाओं का, उनके हितों का उन्नयन होगा। और निश्चित रूप से जैसा कि आपने फरमाया कि स्पष्टता बढ़ेगी, क्रियान्वयन आसान होगा और न्यायपालिका पर जो बोझ है अलग अलग पर्सनल एक्ट और हिंदू एक्ट के माध्यम से, वो बोझ भी कम होगा। पर्सनल एक्ट में मुस्लिम, पारसी और अन्य धर्म आते हैं, वहीं हिंदू एक्ट में बौद्ध, जैन और हिंदू आते हैं, आदिवासी भी हिंदू धर्म में ही आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब ये एक समान रूप से लागू होगा तो देश की न्यायपालिका पर भी बोझ कम होगा, क्रियान्वयन आसान होगा, उत्तराधिकारियों के हितों का संरक्षण होगा। तो गुप्ता जी वो बोझ तो नेता चाहे तो कम हो सकता है, क्योंकि कानून आप लोग जब बनाते हो तो संसद में बहस होती नहीं, हंगामा होता है, कानून पास हो जाता है, इसके बाद उसमें जो मुकदमे चलते हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद परेशान है इस बात को लेकर। तो लेकिन शुक्ला जी ये जो आऊंगा गुप्ता जी, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, मेरी नहीं है। मैं आपको कोट कर दूंगा जज साहब का नाम भी
लेकिन शुक्ला जी जो आऊंगा सुप्रीम कोर्ट पे जवाब लीजिए जी, सुप्रीम कोर्ट पे तो जवाब लीजिए जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने 3 विगत केसों में ये यूसीसी की अनिवार्यता लागू करने की बात कही है। पहला केस शाहबानो केस 1985, दूसरा केस सरला मुदगल केस 1995 और तीसरा केस पाइलो कांटिनो बनाम मारिया डिसूजा लेकिन वेलेंटीना उसमें जो आप परेरा कह रहे हैं गुप्ता जी, 2019। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने रिकमेंडेशन करिए, हाँ रिकमेंडेशन की है, उन्होंने उसके लिए निर्देश नहीं दिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि इस पर आगे बढ़ा जाए। लेकिन शुक्ला जी जो आपत्ति अभी बता रहे उमंग सिंगार, वो वाकई आपको लग रहा है कि जायज है? क्योंकि या तो ऐसा उस ड्राफ्ट की अभी बात हुई नहीं है, या उनके पास अंदर खाने कोई ऐसा कागज आ गया जिसमें कहा गया कि भाई आदिवासियों को ये करना, दलितों को बाहर करना है, अंदर करना, तो वो कागज पेश कर दें वो, या ये केवल माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है? वो माहौल बनाने की ही कोशिश है, क्योंकि वो उसी समाज से आते हैं, वो भी आदिवासी समाज से हैं वो। और कुछ समुदाय ऐसे हैं कि जो उनके सामाजिक रीति रिवाज हैं या उनकी जो मान्यताएं हैं वो किसी भी कानून की परवाह नहीं करती, उसमें एक आदिवासी समाज भी है। कुछ हद तक जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं उनके भी इसी तरह के तर्क रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये ऐच्छिक नहीं है ये कानून के कोई समाज या कोई ये कह के बच जाए कि साहब हम इसको अगर सरकार चाहेगी तो सब पे लागू कर देगी, जैसा इसका नाम है यूसीसी, इसका जैसा नाम है, इससे फिर कोई नहीं बचेगा। उमंग सिंगार को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसे अभी जो मॉडल, जिस मॉडल की चर्चा हो रही है कि गुजरात और उत्तराखंड, तो वहां तो आदिवासी समाज को इससे जो है, क्योंकि वो इतना प्रगतिशील समाज भी नहीं है, वो शिक्षित भी नहीं है, उसको समझाना पड़ेगा, उसको विश्वास में लेना पड़ेगा कि सरकार ने ये जो कानून बनाया है उनके समाज के लिए, उनके हित के लिए, उनके भले के लिए, तो वहां थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन जो अन्य समाज के लोग हैं, जिसमें आपके मुस्लिम समाज है, उसको तो ये, लेकिन उन आदिवासियों में बहुत सारी कुप्रथा नहीं है ना जो आप हमारी समाजों में है? वो सभी में है, सभी में थी। देखिए कुप्रथाएं, हर सामाजिक कुरीतियां सभी समाज में थी। हमारे यहाँ भी सती प्रथा थी, बाल विवाह था। धीरे धीरे समाज प्रगतिशील हुआ है ना, धीरे धीरे जागरूक हुआ समाज, और जब समाज ये महसूस करने लगा कि कुरीतियां हैं, उनको छोड़ना चाहिए, तो समाज ने छोड़ भी दिया। तो इसी तरह से अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो आ रही है अल्पसंख्यक। लेकिन शुक्ला जी हमारे यहाँ तो एक वर्ग ऐसा भी नहीं है जिसको सुविधाएं जो है संविधान किसी कानून शरीयत का चाहिए कि हमको वंदे मातरम नहीं गाना है। अब वो 2 छंद हटा दो आप, तो जो बचा हुआ वंदे मातरम उससे भी परहेज है। और वो लोग परहेज करते हैं जो संविधान की शपथ ले रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भारत के संविधान की आस्था में प्रकट करता हूँ, और उसी की शपथ लेकर वो संसद में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं। लेकिन जब बात आती है तो विधायक क्या, हम देखते हैं पार्षद स्तर तक जो हंगामा मचा भी इंदौर का लेकर। वही मैं आपको बताने जा रहा था कि लेकिन जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, वो शरीयत का कानून जो है वो हर कानून से ऊपर मानते हैं वो। तो जब आपकी ये स्थिति बनती है कि हर कानून से ऊपर आपके धार्मिक कानून है, वहां पे दिक्कत आती है, और वही असंतोष है एक समाज के, एक वर्ग के लोगों के भी। ये यूसीसी जो है वो अगर उसका आप उद्देश्य देखिए ना, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि महिलाओं के पास में समान अधिकार हो, विवाह का पंजीयन सभी के लिए अनिवार्य हो, बहु विवाह जैसी जो कुरीतियां हैं वो समाप्त हो। अब आदिवासी समाज में भी है ये बहु विवाह की प्रथा, बिल्कुल है। तो अब इसकी आड़ लेकर कि चूंकि आप उनको छोड़ रहे हैं, इसलिए आप हमारे इसको भी छोड़िए, आप मुस्लिम समाज को भी आप छोड़िए साहब। तो ये ऐच्छिक नहीं है, और सरकार, मुझे लगता है देर सवेर ऐसा होगा कि इससे कोई भी नहीं बचेगा। अगर जैसे इसका नाम है समान नागरिक आचार संहिता, तो देश भर के सभी समाज पे, सभी व्यक्तियों पे ये समान रूप से लागू होगा। ये बहुत आवश्यक है, महिलाओं को ये बराबरी का अधिकार देता है। अभी कुछ समाज में ये प्रथा हो गई साहब कि वो पिता की संपत्ति में कोई तमाम सारी कुप्रथा हमने जिक्र किया, लेकिन शर्मदी जी, जो शुक्ला जी ने भी कहा है और आप भी सहमत होंगे ना कि अगर महिलाओं को एक पावर मिल रहा है इसके बहाने, तो आपत्ति क्यों, परेशानी क्या है? और जहां तक आदिवासियों की चिंता की बात है, जब ड्राफ्ट आएगा सब चीजें सामने आ जाएगी। आपको लगता है कोई सरकार, आज 2011 के सेंसस के हिसाब से हम देखें तो मध्य प्रदेश में 47 सीटें आदिवासियों के लिए है, 85 सीटों पर उनका प्रभाव है। कोई सरकार ये जोखिम ले सकती है कि आदिवासियों के मामले में या दलितों के मामले में? आप महिलाओं की जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं बीजेपी से ये पूछना चाहूंगी कि अगर आप इतना ज्यादा ही महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप 33% पे रिजर्वेशन क्यों नहीं दे देते? वो तो तैयार थे, आप ही लोग पीछे हट गए ना। आप 23 में तैयार हो गए और 26 में पीछे हट गए। आप लोग रिजर्वेशन देने के लिए तैयार नहीं थे, आप लोग डिलिमिटेशन कराना, बीजेपी डिलिमिटेशन कराना चाहती थी।
तो बात ये है कि अगर आप इतना ही विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो, एक महिला होने के नाते मेरे को ये बहुत बड़ा आहत हुआ कि रिजर्वेशन बिल के अंदर आपने ऐसी कुनीति में डिलिमिटेशन को घुसेड़ दिया। 2023 में ही विमेन रिजर्वेशन बिल जो पास हो चुका है उसको आप क्यों अभी इम्प्लीमेंट क्यों नहीं चलिए, कर अच्छा, रहे? आपने जो एक अच्छी बात की है, तो मैं मेरा आपसे सीधा जानना सवाल चाह रहा ये हूँ है कि बीजेपी जो से कि जो आप हर लोकसभा में 2 मध्य मिनट प्रदेश में में 29 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 29 सीटें, कांग्रेस ने कितने उम्मीदवार उतारे थे महिला लोकसभा के लिए? राज्यसभा में मध्य प्रदेश से कितनी महिला नेत्री गई हैं और विधानसभा में कितनी महिला नेत्री आपने उतारी थी? सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी को बहुत ही बहुत कॉन्ग्रेचुलेट और थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उनने मुझी को उतार दिया। मैं एक बहुत ही नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हूँ, उन्होंने मुझको इतना बड़ा मौका दिया कि मैं आके आप सबके सामने बोल पाऊँ। इतने मेरे से डबल डबल एज के लोग मेरे सामने हैं। तो कांग्रेस की जो विचारधारा है वो बिल्कुल नहीं, महिलाओं को प्रवक्ता आगे होना बढ़ाने की है। और एक पहले और पहले पार्षद होना पहली और पहली विधायक होना और पहली सांसद होने प्राइम में अंतर है ना। मिनिस्टर, पहली प्राइम मिनिस्टर, पहली लोकसभा स्पीकर, ये सब जो विमेन जब बनी, पहली गवर्नर, पहली मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ये ऑफ सब इंडिया पहली। कांग्रेस की है। मैं आपको याद दिला देना चाहूंगी। और अभी भी अगर आप डेटा देखोगे ना, तो लोकसभा में कांग्रेस का शेयर ज्यादा है विमेन विमेन कैंडिडेट्स का रादर देन बीजेपी। जी नहीं, आपसे ज्यादा तो टीएमसी के सांसद है लोकसभा में, हाँ, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं। कर रहे। लेकिन टीएमसी जो है 48 लोकसभा सीटों पर लड़ती है और कांग्रेस ने 200 से ज्यादा सीटें लड़ी थी। लेकिन गुप्ता जी, जो सवाल उनका है समृद्धि जी का, तो ये शंकाओं का निराकरण आप पहले क्यों नहीं कर देते हैं? देखिए मनोज भाई, बड़ा ही दुर्भाग्य है इस देश का कि प्रतिपक्ष की भूमिका में जो कांग्रेस पार्टी 125 साल पुरानी पार्टी है, जो महिला विरोधी आचरण के नाम से उभर कर सामने ही नहीं आई बल्कि एक्सपोज हुई है। उसका कारण है कि अब तो 150 साल पुरानी हो गई है वो। ठीक है, नई वाली कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, जो मूल कांग्रेस तो ये उन्होंने बनाई, हम तो उसी को मान रहे हैं ना। मूल तो बची नहीं है। अब नई वाली पे जाओगे तो हो सकता है ये कहा जाएगा कि हो सकता है सोनिया गांधी जी की कांग्रेस से गिनती शुरू हो। बिल्कुल, ब्याज ही बचा, आप सही कह रहे हैं। नहीं, लेकिन वो फिर ऐसा हो जाएगा जैसे कंगना रनौत ने कहा था कि देश 2014 में आजाद हुआ, वो अलग बहस है जी। देखिए 1971 की जनगणना को आधार बनाकर और 1976 का डिलिमिटेशन कांग्रेस पार्टी ने किया 50 सालों के लिए। 50 साल तक कांग्रेस ने महिलाओं को आगे आने से रोका। ये उन्हीं की सरकारों के द्वारा प्रमाणित एक तथ्य है। इसीलिए कहता हूं कि कांग्रेस हमेशा सत्य और तथ्य से परे हटकर बात करती है। एक तरफ महिलाओं को आगे बढ़ाने से रोकती है, दूसरी तरफ 33% आरक्षण की बात करती है। अपन मूल विषय पर आता हूं, जो अपना यूसीसी का है आर्टिकल 44। इसमें निश्चित रूप से सामाजिक समृद्धता के साथ साथ लैंगिक समानता, लैंगिक न्याय और निश्चित रूप से केंद्र को और राज्य को वो शक्ति मिलेगी आर्टिकल 44 एंट्री 5 के तहत, जो विवाह, तलाक और उत्तराधिकारी हेतु कानून बना सकती है, जिसके ऊपर लोकसभा में भी एक लंबी चर्चा हो चुकी है। तत्पश्चात 2 राज्यों ने इसको अपने राज्यों में लागू किया है। और मैं ये मानता हूं कि जब ड्राफ्ट कमेटी का ड्राफ्ट आएगा, वो आप सम्मानित मीडिया के समक्ष भी होगा, हमारे नेता उस पर तो हमारी नजर रहेगी। लेकिन शुक्ला जी, ये अपन मान लें कि अब चूंकि हम 26 चल रहा है, तो अभी 28 की तैयारी अभी से शुरू हो गई है इसके बहाने। आप कह सकते हैं कि इसके बहाने। और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बीजेपी के एजेंडे में थी ये बात, ये ऐसा नहीं है कि यूसीसी का कानून अभी एकदम से। हाँ बिल्कुल, वो तो डंके की चोट पर बोला है उन्होंने। अटल जी के टाइम पे जो चुनावी एजेंडा था उसमें ये बात शामिल थी। उसके बाद के जितने इलेक्शन हुए सभी में शामिल थी। तो ये बहुत आवश्यक है, देश में इसकी जरूरत है और इसको ऐच्छिक नहीं बनाया जा सकता है। और अभी आदिवासी समाज चूंकि प्रगतिशील समाज नहीं, शिक्षित नहीं है, उनको विश्वास में लेना होगा। इसलिए आप अब उनको आज भले उनको इस कानून से परे रखें, अलग रखें, लेकिन देर सवेर आपको उन्हें भी शामिल करना पड़ेगा और तभी इसमें एक रूपता आएगी और ये लगेगा कि हाँ, ये कानून वास्तव में जो है समाज के और देश के लिए जरूरी है। जब तक इसमें आप ये रहेगा कि आप किसी वर्ग को छोड़ रहे हैं और किसी वर्ग को शामिल कर रहे हैं, तो हर समाज की अपनी एक जरूरत है उसकी। बिल्कुल, क्योंकि हम इतने बड़े देश में तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि पूजा पद्धति हमारी पसंद की हो सकती है, खाना पीना हमारी पसंद का हो सकता है, कपड़े पहनना हमारी चॉइस हो सकती है, लेकिन कानून हमारी चॉइस का नहीं हो सकता है। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद आप तीनों का।
तो यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश में सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक बड़ी सियासी बिसात बन चुकी है। एक तरफ सरकार है जो इसे समानता और सुधार का नाम देकर जस्टिस रंजना देसाई की कमेटी के भरोसे आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और विपक्ष है जिन्हें इसमें आदिवासियों दलितों के अस्तित्व पर खतरा नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या राजनीति केवल डर और दावों के बीच झूलती रहेगी, और अगर उत्तराखंड मॉडल की तरह एमपी में भी आदिवासियों को बाहर रखा जाता है तो फिर ये विरोध कैसा, और अगर सरकार की मंशा साफ है तो क्या वो आदिवासियों और दलितों के बीच जाकर उनके भरोसों को जीतने की कोशिश करेगी। कमेटी को 60 दिन दिए गए हैं और इन 60 दिनों में जो ड्राफ्ट निकलेगा वह तय करेगा कि मध्य प्रदेश समानता की राह पर चलेगा या सियासी टकराव की। हम इस मुद्दे के हर पहलू पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे क्योंकि ये आपके अधिकारों और आपकी पहचान का मामला है। मुद्दा तो है आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।